अच्छा बच्चों, पहले तो एक बात सुन लें। कुछ टॉपिक्स हैं जो AS A2 आपस में इंटरट्वाइंड है, मिंगल्ड हुए हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज की वजह से कुछ हिस्सा A1 का एक क्वेश्चन आएगा दूसरे उस टॉपिक में, A2 का आ जाएगा, जैसे बैलेंस ऑफ एक्सचेंज रेट्स इन पर्टिकुलर। ठीक है, इसी तरह ट्रेड ब्लॉक्स अब A2 में आ गए, तो वो आपके टॉपिकल यूनिट में है ही नहीं। तो मैं क्या करवा रहा हूँ कि मैं कुछ क्लासेस खुद बना के इन माय ओन सोलो क्लास करके आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। उसके ऊपर लिखा होगा कंबाइंड क्लास AS A2, सबके ऊपर टॉपिकल कंबाइंड एक्सचेंज रेट, टॉपिकल कंबाइंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, टॉपिकल कंबाइंड जेकब इफेक्ट, इस तरह करके। ठीक है, और उसमें हर क्वेश्चन से पहले मैं बताऊंगा कि ये पर्टिकुलरली A2 का है, AS का है, वो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आज मैक्रो। और मैक्रो में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करें। लेबर मार्केट हमने कर लिया था। दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल राइट जी। सो हम मैक्रो का पहला चैप्टर कर रहे हैं। अब क्लासेस बच्चों मिस ना करें। आप लोगों ने काफ़ी फ्री टाइम गुजार लिया है, अब मेक श्योर कि आप क्लासेस अटेंड करें। ओके, क्योंकि होते आसान आसान एंगल्स हैं और बच्चों ने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती, कहते हैं जी P3 बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जी, आई एम ग्लैड कुछ बच्चे अब आना शुरू हो गए हैं। प्लीज़ बी रेगुलर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, फॉर P1 जो कॉम्पोजिट वाले हैं एंड P3, और जो खाली A2 वाले हैं P3 की क्लास मिस ना करें। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं, AS A2 के अंदर मिक्स हो रहा है, तो उनकी मैं जॉइंट वीडियोस बना के सेपरेटली अपने खुद क्लासेस बना के आप लोगों को बुलाए बगैर आपके यूट्यूब चैनल पे लगा रहा हूँ। उसमें मेनली है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, फिर इसके अलावा ट्रेड वेटेड इंडेक्स जो अब A2 में आ गया है, और यू नो टॉपिकल्स उसके A1 से लेने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आप लोगों को ट्रेड ब्लॉक्स वगैरह ये वीडियोस बना के उस पर लिखा होगा कि ये मिक्स हैं A1 A2 के, या सेपरेट A1 A2 के, जैसे भी है आप लोगों ने अपनी प्लेलिस्ट में पूरी करनी है क्लास वॉचिंग्स। ठीक है, वीडियो वॉचिंग्स। ठीक है, अब बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो को। अच्छा जी, अब देखिए इसको। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक ग्रोथ का, टेबल शोज द फिगर्स फॉर कंजम्पशन, capital formation and depreciation in four economies, all measured in US dollars। अब जरा इन तीन चारों टर्म्स को तीनों को समझ लेते हैं। कंजम्पशन तो सबको पता है, एग्रीगेट डिमांड का पहला हिस्सा जो हम एज कंज्यूमर स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे अपनी वांट्स फुलफिल करने के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीगेट डिमांड का दूसरा हिस्सा है, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स जो कैपिटल इक्विपमेंट पे कर रही हैं, फैक्ट्रीज, रोड्स, मशीनरी वगैरह। डेप्रिसिएशन मोस्ट ऑफ यू वुड नो, ये कैपिटल जब कंज्यूम हो जाता है, इसको कैपिटल कंजम्पशन भी बोलते हैं। मसलन ओवर टाइम वेयर एंड टेयर की वजह से कैपिटल की, मशीनरी की लाइफ कम हो रही होती है, उसकी वर्थ कम हो रही होती है, वो डेप्रिशिएट कर रही होती है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन। जी अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो कह रहा है assuming that the state of technology remains unchanged, मतलब शॉर्ट रन है, which economy is most likely to experience economic growth। ठीक है, कंजम्पशन के फिगर्स को बिल्कुल इग्नोर करें। कॉलम टू, वेरी नाइस, कॉलम 2 और 3 को देखें। कैपिटल कंजम्पशन 20 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया है, डेप्रिसिएशन सिर्फ 10 मिलियन है। 10 मिलियन का कैपिटल इक्विपमेंट बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकी देखें, बी में जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही डेप्रिशिएट हो रहा है, सी में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, डी में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेल डन यामीन सईद, वेरी हैप्पी। बच्चे सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? नो नो नो, आपने माइनस करना है कैपिटल फॉर्मेशन में से डेप्रिसिएशन। बेटे कुछ याद करो। हाँ, नहीं 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 नहीं, आपने देखना है ना, आपने परसेंटेज वाइज नहीं देखना, आपने नंबर देखना। वो कभी भी आपको मेरा बेटा नहीं कहेगा कि दो दे दे जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है और डेप्रिसिएशन कम है। हमेशा एक मिलेगा आपको। गॉट इट उमें? परसेंटेज की बरी नहीं करनी, कंजम्पशन को इग्नोर करना है। नंबर 2 जी,
Real output in an economy grows by 1.5%, but at the same time, level of unemployment increases. What can be deduced from this information? अब तसल्ली से मैं बिफोर गोइंग टू द ऑप्शन में आपको जरा बेसिक समझा दूं। रियल आउटपुट क्या है जी? जो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके हमारा जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, 1.5% बढ़ी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। अब इसकी दो रीजन हो सकती है, या तो हम कैपिटल इंटेंसिव हो गए हैं, या फिर हमारा पीपीसी बाहर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आगे चला गया। जब भी पीपीसी बाहर शिफ्ट होता है, वक्ती तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो अब मेरे बेटे तसल्ली से जरा ऑप्शन, बी एज इन बॉल, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस ऑप्शन? एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस ऑप्शन जी? बिल्कुल सही। क्या उससे? अच्छा, आप कह रहे हो लेबर प्रोडक्टिविटी हैज डिक्रीज्ड। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, क्योंकि ज्यादा वर्कर लगाने पड़ते वही चीज बनाने के लिए। देखो, दो बातें हो रही है, ग्रोथ तो आई है ना, मीन्स चीजें ज्यादा बनी है, और अगर पर यूनिट पर वर्कर कम बन रहा है तो और वर्कर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आई मीन गॉट इट। चलिए जी, नंबर 3। यस बेटे, यस। नहीं 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 नहीं, ये पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है मेरा बेटा। वो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है आपके उसमें, ए एस, सॉरी, अपना माइक्रो में। व्हाट वुड इंक्रीज एन इकोनॉमीज एक्चुअल आउटपुट बट नॉट पोटेंशियल आउटपुट? को नहीं पता होगा, मैं पहले बता दूं। एक्चुअल आउटपुट है आपका पीपीसी, या लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का इनइलास्टिक पार्ट। ये कैसे इस तक हम पहुंचते हैं, ये कैसे बढ़ती है? जब एग्रीगेट डिमांड बढ़े एंड वी मूव फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी। अब ठहर जाए एक मिनट। और पोटेंशियल आउटपुट है पीपीसी का शिफ्ट होना। तो कोई ऐसी चीज ढूंढें जिसमें एक्चुअल आउटपुट बढ़ रही है, हम पीपीसी के पास आ रहे हैं, पीपीसी शिफ्ट आउटवर्ड नहीं हो रहा। डी एज इन डेविड बिल्कुल सही है। एबीसी को रिजेक्ट करते हैं, शाबाश। इंक्रीज इन द कैपिटल अवेलेबल टू द लेबर फोर्स। अब कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ गई, पीपीसी बाहर शिफ्ट होगा, पोटेंशियल आउटपुट भी बढ़ेगी, तो ये गलत हो गया। हमने शिफ्ट नहीं करवाना। इंक्रीज इन लेबर फोर्सेस स्किल लेवल, ये भी क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर बढ़ गई है, ये भी बाहर शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी। इंक्रीज इन नंबर इन लेबर फोर्स, इमिग्रेशन वगैरह से, इससे भी क्वांटिटी बढ़ रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर की, बाहर शिफ्ट होगा। डी सही है, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एम्प्लॉयड, यानी अब ज्यादा वर्कर काम पे आ रहे हैं, वही करंट लेबर फोर्स में से हम पीपीसी के पास आ रहे हैं। एक्चुअल आउटपुट बढ़ रही है, लेकिन पोटेंशियल ग्रोथ, पोटेंशियल आउटपुट नहीं बढ़ी। Everyone 100% on this, G? Yes. Let's move on to next one. ये जरा थोड़े से ट्रिकी होते हैं। Chart shows the rates of economic growth and unemployment in a country for the period 2000 to 2003. जो लाइंस लगी हुई है वो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी है, और जो खाली बॉक्स बना हुए हैं बार्स वाइट वाले विदाउट एनी कलर, वो है परसेंटेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब मेरे बेटे पहले ही दो बातें बता दूं। परसेंटेज चेंजेस दी हुई हैं, हम नहीं मालूम कर सकते कि ओवरऑल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, या नंबर ऑफ गुड्स कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हम नहीं जज कर सकते। हमारे पास बस परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। सो व्हाट डज दिस चार्ट शो? रियल जीडीपी वाज लोएस्ट इन 2003। um, ये बात सही है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, 2003 में रियल जीडीपी हाईएस्ट है, क्योंकि किसी स्टेज पे भी वो जीरो से नीचे नहीं गया, नेगेटिव आउटपुट नहीं आई, स्लो स्पीड से बढ़े जा रहा है। समझ आ गया? ये बात समझ आ गई? ओके। बी देखें, बी एज इन बॉल। टोटल लेबर फोर्स डिक्लाइन बिटवीन 2000 एंड 2002। दुनिया का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी ये गेस नहीं कर सकता। हमारे पास सिर्फ परसेंटेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास नंबर अनएम्प्लॉयड या लेबर फोर्स तो है नहीं कि हम कह सकेंगे लेबर फोर्स कम होगी। हमारे पास तो परसेंटेजेस है सिर्फ। सी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फेल बिटवीन 2002 एंड 3। नहीं, 2002 में भी जीडीपी बढ़ा है, 2003 में भी बढ़ा है, चाहे बार थोड़ा बड़ा होता तब भी ग्रोथ हो रही होती। डी इज करेक्ट, जैसे आप लोगों ने बोला डेविड, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल व्हेन द ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड। अब टैली करें,
2000 में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3% थी जब ग्रोथ 10% थी। 2001 में जब ग्रोथ 9% पे आई, अनएम्प्लॉयमेंट 4% है, तो वो साथ साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। समझ आ गया? जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। एवरीवन क्लियर? कूल, लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज अ नेसेसरी फीचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? जब वो नेसेसरी कहना, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हर ऑप्शन पे। ए, एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमीज आउटपुट गैप। अब आउटपुट गैप क्या होती है? जो हम फुल आउटपुट लेवल नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा पीछे होते हैं, यानी इलास्टिक पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जहां फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही होती है, साइक्लिकल नहीं होती। तो आउटपुट गैप एलिमिनेट होना जरूरी नहीं है। हो सकता है हम इलास्टिक पार्ट में ही लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के आगे जा रहे हो, अभी भी आउटपुट गैप हो और ग्रोथ आ रही हो, तो ए गलत हो गया। बी, अ कंटिन्यूइंग इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ कैपिटल ज्यादा लगाने से आ रही हो, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो। सी, a continuing outward shift in economies PPC 100%, जब भी PPC बाहर शिफ्ट होगा पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होगी। डी, एन इंक्रीज इन इकोनॉमीज नॉमिनल जीडीपी, ये जरूरी नहीं है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है हो सकता है नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा हो प्राइसेस बढ़ने से, लेकिन रियल आउटपुट कम हो रही हो अगर इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है। एवरीवन क्लियर ऑन क्वेश्चन नंबर 5? एक्चुअल ग्रोथ का उसने नहीं हमें ऑप्शन दी ना सही वाली, हमें पोटेंशियल की दे दी। बेटे नॉमिनल है ना, साथ नॉमिनल है, मनी जीडीपी। अगर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है तो रियली में आउटपुट कम हो सकती है। समझ आ रही है? क्या होता, रियल होता तो सही होती। अच्छा सुन ले, पाकिस्तान पहले 5 कंप्यूटर बना रहा था, हर कंप्यूटर 20,000 का था। अगले साल वही कंप्यूटर्स 50,000 के हो गए, लेकिन सिर्फ 3 कंप्यूटर बन रहे हैं। मनी जीडीपी तो लाख से 1.5 लाख पे चला जाएगा, आउटपुट तो एक्चुअली कम होगी ना, इन्फ्लेशन की वजह से लग रहा था मनी जीडीपी बढ़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। बच्चों समझ आया कि नहीं? ओके, नंबर 6, ये आप करें। उम्मीद आपने पूछा था वही क्वेश्चन डिफरेंट फिगर्स के साथ, किस इकोनॉमी में ग्रोथ आने का चांस है? बी एज इन बॉल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है 200 है, और डिप्रिसिएशन सिर्फ 150 है, 50 मशीनें बढ़ेंगी और हमारा पोटेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी, एक्चुअल भी बढ़ सकती है। तो बेसिकली डी में जितना इन्वेस्टमेंट थी उतना ही डिप्रिसिएशन, सो बी एज इन बॉल इज करेक्ट। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आ रही हो, कंजम्पशन के फिगर्स इसमें यूज नहीं करने, वो उसने आपको थ्रो ऑफ करने के लिए दिए। गुड। महिरा, उसने मैं अपने पहला क्वेश्चन किया था मेरे साथ ये। अच्छा, इसलिए टेबल शोज द फिगर्स फॉर कंजम्पशन, जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं फर्म्स कैपिटल इक्विपमेंट पे, रोड्स मशीनरी वगैरह, डेप्रिसिएशन वो जो मशीनरी ओवर टाइम वेयर एंड टेयर उसकी हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, ऑल मेजर्ड इन यूएस डॉलर। assuming that the state of technology remains unchanged यानी वेरी लॉन्ग रन नहीं आया, which economy is most likely to experience economic growth? आपने कंजम्पशन को बेटे इग्नोर करना है, इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अगर ज्यादा है डेप्रिसिएशन से तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, मशीनें कैपिटल रोड ज्यादा हो जाएंगी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। महिरा गॉट इट? ओके, यू डोंट साउंड कन्विंस्ड, बता दो अगर कंफ्यूजन है। हाँ, सी में बेटे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1200, डेप्रिशिएट मशीन्स कर रही हैं 1400, हर साल आपकी 200 मशीन्स कम हो जाएंगी। समझ आ गया आपको महिरा? ओके, मान लेते हैं। नंबर 7, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ये आप लोग जनरली आसान सा क्वेश्चन है, इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन मोर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ? ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ वही है। देखिए कहाँ पे दोनों फैक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे होंगे, चाहे एक्चुअल चाहे पोटेंशियल? बी एज इन बॉब, बिल्कुल सही है। सब बी पे एग्री कर रहे हो? ओके, एक बार मैं बाकियों को जरा रिजेक्ट कर दूं। ए ऑप्शन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यस, इससे एक्चुअल ग्रोथ आएगी, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इससे एक्चुअल ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी, वापस पीपीसी में अंदर चले जाओगे एक्स माइनस एम में,
फॉल आया, एग्रीगेट डिमांड में फॉल, पीपीसी से दूर चले गए आप। बी बिल्कुल ठीक था, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो दोनों पोटेंशियल ग्रोथ कॉज करेंगे। सी मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैटर ऑफ इक्विटी नॉट ऑफ एफिशिएंसी, इससे ग्रोथ नहीं आती। हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से तो मजीद लोग घर बैठ जाएंगे, लेबर फोर्स की कमी हो जाएगी, तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा हमारा, पीपीसी पूरा अंदर शिफ्ट हो सकता है। मोर रैपिड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से भी कोई ग्रोथ नहीं आएगी, एंड इंक्रीज इन इंटरनेशनल डेट, हमारा लोन बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, उससे भी कोई ग्रोथ नहीं आएगी। सो ऑप्शन बी एज इन बॉब या बॉल इज करेक्ट। नंबर 8, अब मैं नाम लेके बच्चों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट का आइडिया होना शुरू हो गया है। इरास, विच कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड इन्वॉल्व द लीस्ट कॉस्ट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। पहले क्वेश्चन समझ लें, करंट जनरेशन को भी कम से कम कॉस्ट पड़े और फ्यूचर जनरेशन को भी कोई सस्टेनेबिलिटी का मसला ना आए कि भाई रिसोर्सेज खत्म हो गए, कौन सा ऐसा फैक्टर है? डी एज इन डेविड और बी एज इन बॉल? डी एज इन डेविड, बिल्कुल ठीक है जी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई प्रोडक्शन प्रोसेस में, लॉन्ग रन में पीपीसी बाहर शिफ्ट होगा, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पर बाहर शिफ्ट होगा, पोटेंशियल ग्रोथ आएगी। बाकी क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंट्रीज मिनरल रिसोर्सेज से फ्यूचर की सस्टेनेबिलिटी खत्म, करंट जनरेशन को बहुत चीजें मिल जाएंगी, फ्यूचर की सस्टेनेबिलिटी खत्म, कंपैरेटिव एडवांटेज खत्म। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, जो पाकिस्तान ने किया था, अब वापस पे करना कितना मुश्किल हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन का काम खराब हो रहा है, बल्कि हमारा ही काम खराब हो रहा है। सी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय हाई रेट्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग, इससे फ्यूचर में तो ग्रोथ आएगी, लेकिन करंटली सेविंग करोगे, कंजम्पशन की कमी, करंट लिविंग स्टैंडर्ड्स ड्रॉप होंगे। So well done, Iras. Number 9, Mahira Abid, what will be most likely to decrease a country's national output in short run, but to increase its potential for long run growth? क्वेश्चन को समझें और अटेम्प्ट करें, जरा मुश्किल क्वेश्चन है। शॉर्ट रन में नेशनल आउटपुट गिरे, आप देखें जो भी आपको लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ आनी चाहिए फिर। ए है, ए है, ए है। मेरा, आपकी क्लासेस छुट्टी हुई थी, प्लीज जरा थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करो बेटे। डिक्रीज इन लेवल ऑफ इंपोर्ट टैरिफ से वक्ती तौर पर इंपोर्ट ज़्यादा आएंगी, हमारी लोकल गुड्स कम बिकेंगी, नेशनल आउटपुट कम होगी, लेकिन लॉन्ग रन में एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के थ्रू एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी, दूसरे नंबर पे कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप किया लोकल फर्म्स ने, और फ्यूचर की ग्रोथ ज़्यादा हुई। अब समझ आ गया महिरा, डिक्रीज रेट ऑफ इमिग्रेशन तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में मारेगा आपको, समझ रहे हो? Okay. Number 10. This I'm giving to Ryan from Crescent. The diagram shows a country's PPC curve and a number of alternative production points U, V, Z, X, Y. पता नहीं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है. Which change in a country's output would be most likely to lead to a fall in potential growth? याद रखना, जब भी हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाते हैं, फ्यूचर ग्रोथ कम होती है, पीपीसी अंदर शिफ्ट होता है, तो देखो कौन सा पॉइंट रायान ये इंडिकेट कर रहा है। डी एज इन डेविड, वाई टू जी, हम ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं, फ्यूचर में हमारे पास मशीनरी कम हो जाएगी, हमारा करंट लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में पूरा पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन हो? ओके, एक बच्चे को मैसेज कर रहा हूँ जी। लेट्स मूव ऑन नाउ। Number 11. What will assist a country's potential growth in national output? Potential growth, PPC shift हो, शाहूद में करना है ये, from लकास। टेक योर टाइम शाहूद, पहले बता दो आप क्लास में हो। जी बेटे, तसल्ली से देखो, पीपीसी शिफ्टिंग फैक्टर, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, यानी सप्लाई साइड पॉलिसी एक्सपेंशनरी। डी एज इन डेविड, शाबाश। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। ए में तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हम पीपीसी से अंदर किसी पॉइंट पे चले जाएंगे, शिफ्ट नहीं होगा। इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये कोई ग्रोथ नहीं लाएगा। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ी तो शायद पीपीसी के पास आ जाए, बट स्टिल नॉट पॉसिबल।
इंक्रीज इन गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट, इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, हम पीपीसी के पास आएंगे, एक्चुअल ग्रोथ आएगी, पोटेंशियल नहीं आएगी। ये ए वन वालों को यही क्वेश्चन करवाए थे, उनको बहुत मुश्किल लगे थे, बिकॉज ए टू के क्वेश्चन हैं, आप लोग तो बिल्कुल आसानी से कर रहे हो। अच्छा जी, आज राफे हैं क्लास में, राफे अहमद। राफे चूज करें 12 की। व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टिमुलेट लॉन्ग रन ग्रोथ इन इकोनॉमी, कोई सप्लाई साइड पॉलिसी कुछ ऐसा। सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बाय फर्म, जबरदस्त। पहला वाला एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन से मोटिवेशन आएगी, एक्चुअल ग्रोथ आएगी, करंट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी टू रेज एग्रीगेट डिमांड, हम पीपीसी के पास आ जाएंगे, एक्चुअल ग्रोथ। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस, अगर ये वेज बढ़ाते हैं, वर्कर्स को मोटिवेशन मिलती है तो एक्चुअल ग्रोथ हो सकती है, वरना स्ट्राइक्स करते हैं तो एक्चुअल ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है, तो वो सी ही वाहिद है जिससे लॉन्ग रन ग्रोथ आ रही है। नंबर 13। अच्छा मुझे बताएं जी जी जी। मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज लगा देने, हेलमेट्स यूज करें वाइल वर्किंग, ग्लव्स पहने अगर इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, मास्क पहने, उससे वर्कर्स जो है वो सेफ हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, आउटपुट पर वर्कर बढ़ जाती है, लेकिन वो शॉर्ट रन ग्रोथ ही आएगी, उनकी मोटिवेशन बढ़ने से कोई क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं बढ़ रही उनकी। समझ आ गया? Number 13. What is most likely to contribute to high long-term growth rates of GNP per head? Long term क्या है again? यामीन सईद, आपने कई आंसर किए हैं, ये भी आप कर दो मेरा बेटा। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान है। यामीन, आर यू इन द क्लास? जी वेटिंग वेटिंग। वो ये तो सबसे बुरा था बेटे, मैक्सिमम प्राइस तो शॉर्टेजेस क्रिएट कर देती है। जैसे सी, सी एज इन कैट। देखो, आपने सेविंग्स की, लॉन्ग रन में क्या होगा, बैंक्स के पास पैसा, वो लेंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, पोटेंशियल ग्रोथ। समझ आ गया? तो जीएनपी क्योंकि आप लोगों के कोर्स से निकल गए, ए वन में चला गया। जीडीपी में नेट प्रॉपर्टी या नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड आप ऐड करते हो, यानी जैसे पाकिस्तानी बाहर से जो अर्न करके ला रहे हैं ना, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, वो पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड कर दोगे, और जो फॉरेनर्स यहाँ से अर्न करके ले आ रहे हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स, वो माइनस कर दोगे। जीडीपी ही है। जी नंबर 14। मोहम्मद अली आप क्लास में हैं? आज नहीं है। मुनीब खान क्लास में है? What would increase an economy's actual output but not its potential output? Oh, repeat है, छोड़ दो, डी था, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एम्प्लॉयड। एक्चुअल आउटपुट बढ़ रही है लेकिन पोटेंशियल, ओ मुनीब के लिए अच्छा क्वेश्चन आ गया। मुनीब टेक योर टाइम, तसल्ली से देखें। डायग्राम शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सी को दिया उन्होंने ब्लैंक, वो बार्स कंजम्पशन के हैं। इन्वेस्टमेंट को उन्होंने दिया है ब्लूइश ग्रे सा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को उन्होंने दिया है डार्किश ग्रे सा। और बहुत डार्क ग्रे नेट एक्सपोर्ट को। वो पूछ रहा है विच कंपोनेंट मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन एंड विच कंपोनेंट द लीस्ट कंट्रीब्यूशन टू पॉजिटिव ग्रोथ इन रियल जीडीपी इन 2010। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा बेटा? टेक योर टाइम। अब आपके पास सी और डी बच गया, सी और डी बच गया आपके पास, वेरी गुड। पर्सनल कंजम्पशन ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया मुस्लिम, एक्स माइनस एम, शाबाश डी, वेरी गुड मुनीब। ये खुद किया मेरा बेटा बगैर देखे, मतलब देख के।
इसलिए बट वेल डन, सबको बाकियों को समझ आ गया है। इसका इतना फायदा नहीं है बिकॉज ये रिपीट नहीं होना ना, बट एनीवन हु स्ट्रगलिंग लिटिल बिट। ओके ग्रेट जीनियस। हाँ, देखो बेटे, पर्सनल कंजम्पशन पहले साल ये थी, दूसरे साल बढ़ी, तीसरे साल और बढ़ी, चौथे साल और, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? बाकी सबसे देख लेना कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो सी और डी बच गई। नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आखिर में पॉजिटिव हुई है, तो उसका सबसे ज्यादा वर्सन लीस्ट कंट्रीब्यूशन है फॉर द ग्रोथ। जीरो से नीचे जा रहा है ना, हाँ। चले जी, मुजफ्फर आप बता दें, एन इकोनॉमिक रिसेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, why might this cause a fall in economy's long term growth rate? Again, supply side policies, कुछ ऐसी चीज सोचना। नॉट एट ऑल। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लेबर की सप्लाई बढ़ती है, रियल वेज लेवल्स कम होते हैं। मुजफ्फर, ह्यूमन कैपिटल आपको ढूंढना चाहिए था, कहाँ कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी या क्वालिटी कम हो रही है, उसी से लॉन्ग रन ग्रोथ, पीपीसी का शिफ्ट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट डिस्टर्ब होता है। देयर विल बी अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल। आपने नए कोर्स में पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं, वो एक जो बुरा सा एक इम्पैक्ट आ जाता है वर्कर्स के ऊपर, या उसका टर्म मुझे एकदम से भूल गई, इनर्शिया की टर्म क्या होती है? हिस्टेरिसिस। नेगेटिव हिस्टेरिसिस आएगा, उनको लगेगा हम दोबारा जॉब नहीं मिलेगी, हम वर्क हैबिट्स भूल जाएंगे, तो बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। मुजफ्फर गॉट इट? 17 भी आप सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट द प्रेजेंट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल सून लीड टू द एग्जॉस्शन ऑफ रिजर्व्स of material resources such as minerals and oil. What does this argument fail to take into account? Ooh, interesting question. तसल्ली से देखिए। जो मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो इस आर्ग्यूमेंट में मिस हो रही है। उन्होंने बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड की है कि इस वक्त, हाँ, मैं समझा रहा था क्वेश्चन, आप देखो। बिल्कुल शाबाश। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिसोर्स प्राइस ऑन द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ न्यू रिजर्व्स बी। ये क्या कह रहा है? आर्ग्यूमेंट ने कहा कि भाई इस वक्त आप बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हो, फ्यूचर में आपके मटेरियल रिसोर्सेज, मिनरल्स, ऑयल वगैरह खत्म हो जाएंगे। क्या चीज़ वो नहीं अकाउंट कर पा रहा कि अगर हम इस वक्त ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर में उनकी सप्लाई कम होगी, और उनकी उस वक्त जब डिस्कवरी और एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी होगी। सो उसका ये फायदा इग्नोर कर रहा है। सबको समझ आ गई? ओके। नंबर 8, यार अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो ये चैप्टर स्किप कर दूं, अगर आसान लग रहा है, या करवा दूं? जल्दी बताइए प्लीज। करवा दें? अच्छा, कितने कह रहे हैं करवा दें? क्या कोई है तो और कोई बोले हु वांट टू डू इट? ओके, दो स्किप, तीन स्किप, एक करवा दें। फिर आप या खुद जहाँ मसला है मुझे भेजिए। बहुत सारे रिपीट हैं, देखो रिपीट हुए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम बिला वजह टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि बच्चों को ये इन कर्व्स की शेप जरा समझ आ जाए। ये देखिए, इरास आप ही कीजिए, विच डायग्राम शोज एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग एन इंक्रीज इन एक्चुअल आउटपुट बट अ डिक्लाइन इन पोटेंशियल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट एग्रीगेट डिमांड से बढ़ने से होती है, पोटेंशियल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से। तो वो कहते हैं एक्चुअल बढ़े, पोटेंशियल कम। यार इरास को बोला था वैसे, वेट करें थोड़ा सा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, या ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेल डन। चलें जी, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बाकी का क्वेश्चन ये एक कर लो यार, ये बच्चे गलत किया था एएस वालों ने, शायद आप लोग ठीक कर लें। डायग्राम वेरी गुड, मैं पढ़ लूँ जरा। डायग्राम शोज अ पीपीसी कर्व, पीपीसी 1 एंड
Economy is initially at point X. If the economy achieves actual growth but not potential growth, what would be the final position? X to D हम आएंगे. X to B में एक्चुअल भी थी और बीपीसी भी शिफ्ट हो चुका था, तो पोटेंशियल भी आ गई थी. सी में तो क्लियर कट पोटेंशियल है, और एक्स टू ए में नेगेटिव ग्रोथ है, एक्चुअल आउटपुट भी गिर रही है. सो इस चैप्टर को मैं स्किप मार रहा हूँ. टॉपिक टू जी, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको तसल्ली से समझ समझ के कीजिएगा. और हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वक्त. एक सेकंड यार, मेरे एक मैसेज आ रहे हैं, एक मिनट में दीजिएगा. ओके. जी बच्चों, आप जरा पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दें, उतनी देर में एक लॉन्ग मैसेज टाइप कर रहा हूँ. मैंने मेरे क्वेश्चन देखा ही नहीं है, बाकी सब बच्चे भी देख लें. अभी गिव मी अ मिनट, मैं अभी. अच्छा, मैं आता हूँ, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. आई एम सो सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बंदे का मैसेज है, मुझे आंसर करना है. एक सेकंड, ऑलमोस्ट डन, जस्ट अ मोमेंट. मैं वॉइस नोट करता हूँ. बॉस, जीवीआर में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप मुझे इधर ही क्यों ढूंढ रहे हैं जनाब के पास. थैंक यू. राइट जी. द ग्राफ शोज how consumer prices and real GDP changed in a country between 95 and 2005. पहली बात याद रखिएगा, जब तक कंज्यूमर प्राइसेस भी जीरो से नीचे नहीं गई एंड जीडीपी का परसेंटेज इंक्रीज भी जीरो से नीचे नहीं गया, किसी वक्त भी ना प्राइसेस गिरी हैं ना आउटपुट गिरी है. ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं. लिविंग स्टैंडर्ड रिमेन रफली कांस्टेंट बिटवीन 95 एंड 2005. नहीं, मुसलसल ग्रोथ हो रही है, पहले तेज रेट पे फिर थोड़े रेट पे. लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत बड़े हैं. The country experienced continuous economic growth between 95 and 2005. B as in ball has to be correct. The level of GDP was lower in 2005 than in 2000. नहीं, 2005 में सबसे हाईएस्ट था, 95 में सबसे लोएस्ट. सारी ग्रोथ जमा होकर 2005 में आई है. डी, प्राइस लेवल फेल बिटवीन 2000 एंड 2003. मुसलसल प्राइस बढ़ रही है, कभी तेज स्पीड पे कभी स्लो स्पीड पे. किसी को इन ग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे मसले सॉल्व करेगा आपके एएस के भी. ग्रेट. नंबर टू जी, ड्यूरिंग ए ईयर, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मूला है, प्लीज लिख लीजिए या समझ लीजिए. ड्यूरिंग ए ईयर अ कंट्रीज नेशनल इनकम इन मनी टर्म्स, यानी नॉमिनल जीडीपी, मनी जीडीपी, इंक्रीज्ड बाय 8%. prices यानी inflation rose by 4% and total population increased by 2%. अब रियल, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश, सी इज करेक्ट. दोबारा सुन लें, मैं बाकी बच्चों को भी समझा दूं. मनी जीडीपी बढ़ा 8%, उसमें से प्राइस लेवल का जो राइज था 4%, वो माइनस करना है, बाकी रह गया 4. नीचे पॉपुलेशन पे डिवाइड करेंगे, रियल जीडीपी पर हेड आ जाएगा. 2% पॉपुलेशन बढ़ी है तो 2% और कम हो जाएगा, तो 8 में से 4 निकालो, फिर 2 निकालो. ऑप्शन सी. किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आ रही है? इरास, मुझे बताएं, मनी जीडीपी कितना बढ़ा है? 8%. उसमें इन्फ्लेशन कितनी है जिसको हमें निकालना है? बाकी रह गया 4. अब जब उसको पॉपुलेशन 2% बढ़ गई है, पॉपुलेशन पे डिवाइड करोगे तो 2% आंसर कम आएगा ना. तो 8 माइनस 4, 4, 4 माइनस 2, 2. ओके. अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, इसको इराद साफ करें. ड्यूरिंग अ ईयर अ कंट्रीज नेशनल इनकम इन मनी टर्म्स इंक्रीज बाय 6%, प्राइसेस इंक्रीज बाय 4% एंड टोटल टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 2%. अब बताएं. बी, नील. बी एज इन बॉल, कोई चेंज नहीं आया. 6% प्राइस अपना मनी समेत मनी जीडीपी बढ़ा,
प्राइस लेवल इन्फ्लेशन 4% माइनस की, 2 बच गया, पॉपुलेशन 2% बढ़ा, उस पर डिवाइड होगा, वो भी 2% कम हो जाएगा, नील, कोई ग्रोथ नहीं आई। आई होप इन दोनों क्वेश्चंस का साथ साथ कंपैरिजन आप लोगों को समझ आ रहा है। Okay, this I'm giving to Ansab Fareed. A country's national income per head increases. National income per head, out population पे divide करके. What could explain why this is accompanied by a fall in household standard of living? क्यों ऐसा हुआ कि national income भी बढ़ रही है लेकिन living standard fall हो रहे हैं? आंसर तो नहीं है ये, बेटे जिस बच्चे का नाम लो उसी को बोलने दिया करें। ए करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन पर्सनल टैक्सेस। डिस्पाइट द फैक्ट कि पर हेड इनकम बढ़ी थी, अब डिस्पोजेबल कम हो जाएगी टैक्स बढ़ के। इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, इकोनॉमी के लिए बुरा है लेकिन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़ रहे होते हैं जब ट्रेड डेफिसिट हो, यानी इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बेहतरीन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवा रहे हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली पर हेड जीडीपी में शामिल हो चुका होता है। राइज इन एक्सचेंज रेट, राइज इन एक्सचेंज रेट से भी आपको इंपोर्ट सस्ती मिलती है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते हैं। तो नंबर 5, an economy's GDP per capita grows over a certain period of time, but its development, when measured by HDI, remains unchanged. अभी बोलिएगा नहीं, मैं जरा HDI याद करा दूँ। जीडीपी पर कैपिटा तो सबको पता है, जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें। एचडीआई में 3 चीजें हैं। नंबर 1, जीएनपी पर हेड परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड, यानी जीडीपी ही है मतलब पर कैपिटा, और परचेजिंग पावर पैरिटी मींस हाउ मच दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय इन डिफरेंट कंट्रीज, ये 1/3 है। 1/3 हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को दे रहे हैं, हेल्थ इंडेक्स को। 1/3 हम लिटरेसी को दे रहे हैं बाय एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस फॉर अ 25-year-old पर्सन। अब कैसे, कौन सा आंसर? डी, डी डिक्लाइन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो लॉन्गर वर्किंग आवर्स यस लिविंग स्टैंडर्ड को कम करते हैं लेकिन वो एचटीआई में नहीं है। इंक्रीज पॉपुलेशन जीडीपी पर कैपिटा में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। इंक्रीज इन क्राइम रेट एचटीआई का हिस्सा नहीं है, ये कोई आपका जो मर्क्यूसर क्राइटेरिया है या जीपीआई उनमें आता है, हमारे कोर्स में वो नहीं है। डिक्लाइन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वेल डन, सबको समझ आ गया? Okay, number 6. This I want. किसको मैंने नहीं पूछा बिल्कुल भी, को वॉलंटियर कर दो। हाजिर खालिद आप क्लास में हैं? जी बेटे। A government requires all its young citizens to undertake community service for a period of 6 months. Wages paid to those on community services are below than what they would otherwise have earned. What effect will this have on recorded GDP and on national welfare? आराम से जरा पढ़िएगा। एक सेकंड जी, आई एम सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। बिल्कुल साहब तुम दिवराते इस वक्त क्लास में आए हैं, जस्ट साहिब आए। राइट, लेट्स सी जी, बैक टू यू हाजिक, टेक योर टाइम। वेरी गुड, एक्सप्लेन करो हाजिक, व्हाई बॉल बी इज करेक्ट। जितना वेज वो अर्न कर सकते थे उससे कम अर्न करें, जीडीपी रिडक्शन होगी। नेशनल वेलफेयर क्यों अनसर्टेन है? हाँ समझाओ ना थोड़ा सा। देखो, जीडीपी से भी हम, नेशनल वेलफेयर हम जीडीपी से भी मेजर करते हैं और एचटीआई न्यू म्यू से भी। थोड़ा सा तो फायदा होगा अदर इंडिकेटर्स में, क्वालिटेटिवली हमारे पास सिटीजन जो हैं वो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेकिन जीडीपी कम होने से हम अनसर्टन है कि क्वांटिटेटिव ज्यादा गिरा या क्वालिटेटिव ज्यादा बढ़ा, सो अनसर्टन। समझ आ गया? ऑप्शन बी। एनीवन हु हैज प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? Okay. Number 7. A government uses real personal disposable income. अब
रियल मीन्स इन्फ्लेशन निकाल दी, डिस्पोजेबल मीन्स डायरेक्ट टैक्सेस निकाल दिए, पर हेड मीन्स पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दिया एज अ मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड. व्हाट डज दिस मेजर नॉट इंक्लूड? तसल्ली से देखिएगा. अ, अच्छा, मैंने किसी को साइन नहीं किया था. ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये नहीं शो करता, इसकी वीकनेस है रियल जीडीपी पर हेड की. लेवल ऑफ नेशनल इनकम ये इसमें शामिल है. उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन, यस पॉपुलेशन पे डिवाइड करके ही पर हेड बनाया. एवरेज प्राइस लेवल, यस इन्फ्लेशन निकाल के बनाया. सो ए इज द ओनली वन दैट दिस मेजर इन दिस फोर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट. एनीवन, एनी क्वेश्चंस? Okay. Number eight. Some interesting question on the way. T. The graphs indicate economic performance in a country between 2007 and 2010. Again, देखिएगा, annual increase, percentage increase in industrial production at no point. Rate of growth industrial production का 12 से 8, 4 और फिर almost 1 पे आया है. लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ, मुसलसल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है. परसेंटेज थोड़ी हो रही है लेकिन मुसलसल बढ़ रही है. कंज्यूमर प्राइसेस भी पहले तेजी से बढ़ी, फिर 8 to 9 थोड़ी स्लो बढ़ी, फिर 9 to 10 तेजी से बढ़ी. हाँ हाँ, समझ आ रहा है. जीडीपी भी किसी भी जीरो से नीचे नहीं आया, तो डेविड इज करेक्ट. और एट नो टाइम विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जीडीपी और प्राइसेस फेल. बस यही वो चेक कर रहा है कि इसको पता है कि स्टूडेंट को कि जीरो से नीचे जब तक ना जाए कोई चीज़ गिरी नहीं है. डिफ्लेशन नहीं आई, नेगेटिव ग्रोथ नहीं आई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हुई. सबको ये बात समझ आ गई. अच्छा क्वेश्चन है बहुत. बी एज इन बॉल को. अच्छा. Between 2008 and 9, the rates of growth of industrial production, GDP and prices all increased. अच्छा. Rate of growth है बेटे किस स्पीड पे बढ़ रहा है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है, जीडीपी भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन प्राइस लेवल स्लो बढ़ा है. रेट ऑफ ग्रोथ उसका गिर गया. रेट ऑफ ग्रोथ और चीज है, और यू नो एक्चुअल एडिशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या कंज्यूमर प्राइसेस या रियल जीडीपी वो और चीज है. आप समझ आ गई हूँ मैं, या थोड़ा सा ये बारीक डिफरेंस समझ में? ओके, ग्रेट ग्रेट. जी रास. नहीं, 8 to 9 बोला है, अगर सही था तो आप एक्सेप्ट करोगे. सिर्फ 8 to 9 में प्राइस लेवल बढ़ा है, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस लेवल स्लो हुआ है. 12% से कोई 8% पे आया है. स्लो बढ़ी है प्राइसेस, रेट ऑफ ग्रोथ कम हुई है. समझ आ गया? Yes, let's now move on to number nine. Over a given period, the nominal value of a country's national income increased by 20% and the rate of inflation was 10%. What can be deduced from this information? शाहूद, तसल्ली से देखिएगा मेरा बेटा. 20% नेशनल इनकम बढ़ी है मनी वैल्यू में, नॉमिनल, लेकिन महंगाई 10% हुई, तो कुछ ना कुछ तो रियल ग्रोथ हुई है. बस आप देखें क्या कंफर्म आंसर है. शाहूद, जस्ट टेल मी यूर इन द क्लास. टेक योर टाइम. शाबाश शाहुदा, बहुत अच्छे हो रहे हो. देयर वाज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. महंगाई थोड़ी है, नॉमिनल जीडीपी यानी कि करंट ईयर प्राइसेस पे तेजी से बढ़ रहा है. इसका मतलब है अगर हम देखें तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट, वॉल्यूम सॉरी, बढ़ रहा है, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं. बाकी रिडक्शन इन डिमांड फॉर मनी हैज़ गॉट टू डू नथिंग विद इट. वैसे भी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो demand for money according to Keynes बढ़ेगी, incomes बढ़ेगी. There was an increase in income velocity of circulation. We can never be judging it from this. वो तो quantity theory of money का केस है. Countries money supply increased. Maybe we don't know. So उसका ताल्लुक नहीं है. Number 10. Amna Hassan from LGS OPF. National income statistics show that real GDP per head is 25% higher in country X than in country Y. Why might this difference exaggerate the gap in average living standard between the two countries? जीडीपी पर हेड का कोई नेगेटिव, कोई वीक पॉइंट ढूंढो, लिमिटेशन ढूंढो.
आंसर सही आ जाएगा। जीडीपी पर हेड है, रियल जीडीपी भी नहीं है। बेटे आमना ऐसा नाप है। रायान, आमना देखें, अभी तक मैंने यस नहीं कहा। ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, ठीक है, सी और डी में देखो। डी। लेट्स सी बेटे, ए और बी क्यों जरूरी है? क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी पर हेड वो कैलकुलेटेड हुआ हुआ है, तो पॉपुलेशन एडजस्टेड है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्यों गलत है? रियल जीडीपी का वर्ड लिखा है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडजस्टेड है। डी आमना ने चूज किया। डेविड, प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज इंडस्ट्रीज विच इज ओन्ड बाय फॉरेन फर्म्स इज हायर इन कंट्री वाई। बेटे ये कोई, देखो देखो for themselves, ये जो डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज है, जो जीडीपी में नहीं आ पाती, लेकिन आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, अपना घर पेंट कर लिया, अपनी गाड़ी ठीक कर ली, समझ आ गया? तो ये एक किस्म की हिडन इकोनॉमी हो जाती है। और हो सकता है कंट्री एक्स में जीडीपी ज्यादा हो, लेकिन हिडन इकोनॉमी कंट्री वाई में ज्यादा है, जिसकी वजह से उनके लोग अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर रहे हैं। गॉट इट? चलिए लेट्स फिनिश इट नाउ जल्दी से। What might cause the growth of measured GNP to overstate? ये वही लिमिटेशन चल रही है। The true value of economic growth in an economy, मुजफ्फर इमरान कीजिएगा। जीडीपी की, जीएनपी जीडीपी एक ही बात है, उनकी लिमिटेशन ओवरस्टेट क्यों कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स को? एक्सचेंज रेट इज ओवर वैल्यूड। नहीं मेरा बेटा, नहीं नहीं, इसका ताल्लुक नहीं बन रहा। क्वेश्चन को समझो। जीएनपी क्यों ओवरस्टेट कर रहा है ट्रू रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को? लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये मुझे भी नहीं मिल रही सही ऑप्शन। दो। अनपेड हाउस वर्क से पेड एम्प्लॉयमेंट में आए। हाँ शायद, शायद दिस इज द ओनली वन दैट्स क्लोज टू करेक्ट। शैल वी चेक द आंसर? नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। कैन सम डज समबडी हैव इट ओपन? बता सकता है कि भाई ए ठीक है? 11 का लग तो यही रहा है मुझे। ए ही है मुनीब, अच्छा। एनीवन जी, एनीवन? चले 11 को कल डिस्कस कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन 12 करके हम खत्म करते हैं। अ, हाँ यही है, शाबाश, गुड गुड गुड। लेट्स मी लुक एट इट वंस अगेन। पीपल मूव फ्रॉम अनपेड हाउस वर्क टू पेड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, घरों में कर रहे हैं इसलिए जीडीपी में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन उनको पेमेंट मिल रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए। ओवरस्टेट हो रही है। Overstate। हाँ, आउटपुट वैल्यू उतनी है, पैसे मिल रहे हैं, इनकम जीडीपी में ऐड होना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये इसलिए ठीक है, आउटपुट उतनी बन रही है, लेकिन अब उनको पैसे मिल रहे हैं उसी आउटपुट के बनाने के। वेरी वेल डन गाइस, यू गाइस हैव बिकम रियली गुड एट सम ऑफ यू। चलें जी, दैट्स इट। 8:54 क्लास खत्म करते हैं, मैंने दूसरी एएस की स्टार्ट करनी है। एंड आई जस्ट सेव द रिकॉर्डिंग। आई होप आई डोंट